तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। 91 साल के वरिष्ठ साहित्यकार सेरा यात्री पिछले 8 साल से बिस्तर पर हैं। पत्रकार अनंत अन्वेषी हाल ही में गाजियाबाद जाकर उनसे मिले। यह मुलाकात बहुत ही भावुक और मार्मिक रही। लगभग 20 मिनट की इस अविस्मरणीय मुलाकात में कई क्षण ऐसे आए हैं जब दोनों गले मिलकर रोए हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को धैर्यपूर्वक एवं बड़े ध्यान से पूरी सुने। मैं यही कामना करता हूँ यात्री सदा ही हुआ लेकिन स्वस्थ रहे और उनका सदैव आशीर्वाद मिलता रहे। पेश है इस मुलाकात के प्रमुख अंश। बहू हमारी बेटे की वाइफ, मोनू की वाइफ, मैं तो बहुत दिनों से आपको याद कर रहा था और कारण क्या था याद करने का, मैंने आपके ऊपर एक छोटा सा लेख लिखा है अपनी याददाश्त के बल पर, तो मैं आज उसको लेकर के आया हूं। ये जब पिछली बार आए थे हम तब का ये फोटो है, जब पिछली बार आए थे। ये आप है 9-10 पेज का, तो इसको आप पढ़ लेंगे या मैं सुनाऊं? पढ़ लेंगे। अच्छा, एक शुरुआत एक पेज पढ़िए, एक पेज। चश्मा लगा के पढ़ते हैं ऐसे? नहीं, हम तो फिर आखिरी सांस तक आप याद रहेंगे। मैं आपकी वजह से राय सब मिले, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ इसको। भूली बिछड़ी यादों में अनूठे साहित्यकार सेरा यात्री। यह माना जाता है कि सरलता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को महानता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सरलता का सीधा सा अर्थ है किसी भी प्रकार के दुर्गुण से स्वयं को दूर रखते हुए सादगीपूर्ण जीवन जीना। इसके लिए व्यक्ति को अपने अंदर त्याग, क्षमा, विनम्रता, सद्भाव जैसे गुणों को ग्रहण करना पड़ता है। साथ ही साथ क्रोध, छल कपट, ईर्ष्या एवं अहंकार जैसे दुर्गुणों से दूर रहना पड़ता है। इस कठिन साधना के बाद ही मनुष्य सरल बन पाता है। ऐसे व्यक्ति की मिसाल है वरिष्ठ साहित्यकार सेरा यात्री। यात्री जी को निकट से जानने वाले लोग उन्हें संत साहित्यकार मानते हैं। मुझे यात्री जी का 18 साल का लंबा सानिध्य मिला है। मेरे अंदर जितनी भी सरलता बची हुई है उसका बहुत बड़ा श्रेय यात्री जी को जाता है। भूली बिछड़ी यादों के बल पर यह पेश है यह आलेख। 19 साल के लंबे अंतराल पर मैं अगस्त 2022 में यात्री जी से मिला। उस समय वह गाजियाबाद में अपने कविनगर स्थित निवास पर थे और उन्होंने 1 माह पूर्व ही उम्र के 90 साल पूरे किए थे। जब मैं पहुंचा तब वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। दाढ़ी खासी बढ़ा रखी थी। देखने में साहित्यकार अग्गे, हेमिंगवे या चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन जैसे लग रहे थे। मुझे देखते ही उनका चेहरा खिल उठा, लेकिन चाह कर भी वह उठ नहीं पाए। मेरा हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर ही बैठा लिया। शरीर से कमजोर और चलने फिरने में लाचार हो गए हैं, लेकिन याददाश्त पूरी तरह से दुरुस्त है। मैंने हालचाल जानने के बाद उनसे कुछ पुरानी बातों पर चर्चा की तो वह खुद से बातों को आगे बढ़ाने लगे। उनकी आवाज इतनी धीमी रहती थी कि कुछ बातें उनकी समझ में आ जाती थी। कुछ बातों को समझने के लिए पास में बैठे उनके बड़े पुत्र आलोक यात्री की मदद लेनी पड़ रही थी। मैंने देखा कि इसी बीच यदि उन्हें कोई नाम याद आ जाता तो वह उसे अपने पास रखे एक नोटपैड नुमा डायरी में लिख देते। मैंने जब उस डायरी के 1-2 पन्ने पलटे तो उसमें बहुत से उन लोगों के नाम दिखाई दिए जिनकी अब चर्चा बहुत कम होती है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, जॉर्ज फर्नांडीज, दुर्गा भाभी, उपेंद्र नाथ दास, कमलेश्वर, कुलदीप नैयर, रघुवीर सहाय इत्यादि। मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन बाद में सोचा कि शायद उन्होंने अपनी याददाश्त को दुरुस्त रखने के लिए यह लिखना शुरू किया हो।
बातें करते करते मैं उनकी बगल में इस तरह से लेट गया जिससे वह अपना हाथ मेरे सिर पर रख सकें। उन्होंने न केवल अपना हाथ मेरे सिर पर रखा बल्कि वह अपने हाथ को ऐसे फेरने लगे जैसे एक पिता अपने बच्चे के सिर पर फेरता है। आखिर वह मेरे पिता कुल ही तो हैं, क्योंकि वह मुझसे 20 साल बड़े हैं। यह अलग बात है कि मैं उन्हें पिता तुल्य समझता हूँ, लेकिन वह पुत्रवत के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। ऐसा होते ही मैं पुरानी यादों में खो गया। पहली मुलाकात से अब तक के कुछ यादगार पल मेरे दिमाग में घूमने लगे। साल 1985 में मुझे एक खबर से पता चला कि गाजियाबाद की एक सामाजिक संस्था साहित्यकार सहयात्री को अपना साल 1986 का पुरस्कार देगी। इस खबर के बाद मैंने यात्री जी की खोजबीन शुरू कर दी। तब तक मैं यात्री जी को बिल्कुल नहीं जानता था। पत्रकार नरसिंह मौड़ा के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में यात्री जी फिल्मी एक्टर देवानंद जैसे लग रहे थे। लंबे व गोरे बदन के, पतले और आकर्षक नाक नक्श वाले। बातचीत में बहुत खुलापन और बीच बीच में ठाके लगाना। बातचीत में कब एक घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। इसके बाद से मुलाकातों का सिलसिला इतना बढ़ा कि एक दूसरे के घर आना जाना और खाना पीना शुरू हो गया। साल 1985 में जब मेरी मुलाकात यात्री जी से हुई, उस समय मैं गाजियाबाद में स्थानीय स्तर पर शौकिया पार्ट टाइम पत्रकारिता करता था। यात्री जी के बड़े बेटे आलोक यात्री स्थानीय स्तर पर ही लेकिन पूर्णकालिक पत्रकारिता कर रहे थे। आलोक मुझसे यूं तो उम्र में 9 साल छोटे हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता तथा साहित्यिक समझ मुझसे कहीं अधिक थी और आज तो वह परवान पर चढ़ी हुई है। पिछले कई सालों से आलोक गाजियाबाद में साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिसमें देश के कोने कोने से बड़े बड़े साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार व रंगकर्मी शिरकत करते हैं। आलोक यात्री व उनके सहयोगियों ने औद्योगिक नगरी गाजियाबाद में साहित्य को न केवल जिंदा रखा हुआ है बल्कि साहित्यकारों की नई पौध को फलने फूलने का अवसर भी दे रहे हैं। कवि एवं कहानीकार आलोक यात्री का हाल ही में अद्विक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से नीली छतरी वाली लड़की नामक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, जो काफी चर्चा के केंद्र में है। उस समय आलोक के सुझाव तथा सहयोग से मैंने अपने अखबार सार संकलन का यात्री जी पर केंद्रित एक विश्राम निकाला था। यह विश्राम केवल एक साइड में 4 पन्नों का था। जिस दिन यात्री जी को पुरस्कार मिला उस दिन आयोजित सम्मान समारोह में इस अखबार को वितरित किया गया। इस विश्राम पर मिली प्रतिक्रियाओं से उत्साहित होकर मैंने निश्चय किया कि अब हर 3 माह में के अंतराल पर इस अखबार को एक विश्राम निकाला जाएगा। कुछ दिन बाद जब मैंने अगले अंक के बारे में यात्री जी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि अगला अंक दुर्गा भाभी पर निकालिए। उन्होंने बताया कि दुर्गा भाभी बहुत बड़ी और महान शख्सियत है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उन्हें आज गाजियाबाद में ही बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि उनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि तुम्हारा पहला अंक ही दुर्गा भाभी पर निकलना चाहिए था। उनके ये शब्द मेरे दिल को छू गए और मैं यात्री जी को उसी समय से महान व्यक्तित्व का धनी मानने लगा। उसी समय से उनके साथ दिल से जुड़ गया। यात्री जी की सलाह पर मैं पूछताछ करते हुए राजनगर स्थित दुर्गा भाभी के निवास पर पहुंच गया। कुशल छेन के बाद मैंने उनसे मिलने का अपना उद्देश्य बताया। यह इंटरव्यू देने के तैयार नहीं हुई क्योंकि वह अपने को प्रचार से दूर रखती थी। बहुत आग्रह के बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए अनुमति दी। कई मुलाकातों के बाद इंटरव्यू पूरा हुआ और विश्राम निकला। यह विश्राम 12 पृष्ठों का रहा। इंटरव्यू का शीर्षक था अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने। इंटरव्यू के शीर्षक से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह इंटरव्यू कितना प्रेरणादायक रहा होगा। कुछ समय बाद मुझे अखिल भारतीय लघु समाचार पत्रों के एक संगठन के सालाना समारोह में शामिल होने के कारण राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी से मिलने का अवसर मिला। मैंने राष्ट्रपति महोदय को अपने अखबार के यात्री जी एवं दुर्गा भाभी के वाले दोनों विश्राम भेंट किए। महामहिम राष्ट्रपति ने दुर्गा भाभी विश्राम को देखते ही आश्चर्य ढंग से पूछा कि दुर्गा भाभी क्या अभी जीवित है? मेरे द्वारा जी हाँ कहते ही उन्होंने खुशी जाहिर की और दुर्गा भाभी पर विश्राम निकालने के लिए मुझे बधाई दी। इस विश्राम के कारण मेरी पत्रकारिता जगत में विशेष पहचान बन गई। आज की पीढ़ी में बहुत से युवक युवतियां दुर्गा भाभी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्हें बता दूं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने क्रांतिकारी जीवन में दुर्गा भाभी ने कई बड़े काम किए। उनमें सबसे बड़ा काम था सरदार भगत सिंह को किस तरह से लाहौर से निकालकर सुरक्षित कोलकाता ले पहुंचाना। यह बात साल 1928 की है।
अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर इतनी लाठी बरसाई थी कि वह शहीद हो गए। इससे उद्वेलित क्रांतिकारी ने लाठी बरसाने वाले पुलिस अधिकारी सांगत की हत्या कर दी थी। इसके बाद क्रांतिकारियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर जाल बिछा दिया। इसके बावजूद सरदार भगत सिंह ने छिपकर अपने केस कटवा लिए और किसी तरह से दुर्गा भाभी के घर पहुंच गए। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को सलाह दी कि किसी भी प्रकार से लाहौर से निकलकर कलकत्ता पहुंचा जाए, क्योंकि कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और उनके पति भगवती चरण वोहरा भी उस सम्मेलन में भाग लेने गए हुए हैं। एक योजना के तहत भगत सिंह ने कोट पैंट तथा हैट पहना और दुर्गा भाभी ने अंग्रेजी महिला का रूप धारण कर किया, जिससे भगत सिंह और दुर्गा भाभी अंग्रेज पति पत्नी लगे। दुर्गा भाभी ने अपने छोटे बच्चे सचिन को गोद में लिया और भगत सिंह के साथ रेल के प्रथम दर्जे के डिब्बे में बैठकर कोलकाता के लिए निकल गई। राजू ने मैले कुचीले कपड़े पहनकर नौकर का वेश धारण किया। इस प्रकार पुलिस उस समय भगत सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यदि पुलिस को इस योजना का पता चल जाता तो दुर्गा भाभी पर क्या बीतती, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह घटना इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। गौरतलब है कि दुर्गावती के पति भगवती चरण वोहरा भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद से उम्र में बड़े थे, इसलिए वे दुर्गावती को दुर्गा भाभी कहने लगे थे। इस प्रकार क्रांतिकारी में दुर्गावती वोहरा दुर्गा भाभी के रूप में मशहूर हो गई थी। पाठकों के मन में सवाल उठ सकता है कि यात्री जी पर लिखते हुए बीच में दुर्गा भाभी पर इतना विस्तार से वर्णन क्यों दिया गया। इसका कारण इतना ही है कि जिससे पाठकों को ये पता चल सके कि यात्री जी ने मुझे अगले अंक के लिए जो दुर्गा भाभी का नाम सुझाया था वह वाकई कितनी महान शख्सियत है और उनके बारे में आज की पीढ़ी को जानना क्यों जरूरी है। उन्हें देखना व उनसे खूब बातें करना, उनका इंटरव्यू लेना मेरी एक उपलब्धि रही। मेरा दुर्गा भाभी से भी निकट का संबंध बन गया, जो उनके जीवन के अंतिम समय तक चला। 7 अक्टूबर 1907 को कौशाम्बी, आज का जनपद कौशाम्बी, उस समय के इलाहाबाद कौशाम्बी में आता था। मैं जन्मी दुर्गा भाभी का 92 साल की उम्र में 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में निधन हो गया। उनकी सब यात्रा और दाह संस्कार का मैं साक्षी रहा हूँ। यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दाह संस्कार के समय उंगली पर गिनने लायक लोग ही दिखाई दिए। इसका मुख्य कारण यही रहा कि जहाँ दुर्गा भाभी अपनों के प्रचार से अलग रखती थी, वहीं उनके एकमात्र पुत्र सचिन वोहरा और उनका परिवार भी प्रचार से दूर रहता था। उन्होंने इस बड़ी घटना को भी प्रचार से दूर ही रखा। मेरी यात्री जी के साथ अनगिनत मुलाकातें हैं। अधिकतर मुलाकातें घंटों में रहती थी। इसका कारण यह है कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूँ। मेरे दिमाग में देश जहान के अनगिनत सवाल हर समय मौजूद रहते हैं और फिर जवाबों में से नए सवाल पैदा हो जाते हैं। मुझे उनसे सभी सवालों के जवाब संतोषजनक मिलते भी रहते थे। यात्री जी पेशे से शिक्षक रहे हैं, लेकिन मन उनका साहित्य में ही रमता था। यात्री जी ने ढेरों कहानियां तथा उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियां कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती रही हैं और दर्जनों छात्र छात्राओं ने उन पर शोध किए हैं। गौरतलब है कि यात्री जी ने एमए के बाद सागर विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री लेनी चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने कुछ समय रिसर्च का काम भी किया, लेकिन वह बीच में ही छूट गया। यहाँ पर उनकी जिज्ञासा को समझा जा सकता है कि स्वयं शोध नहीं कर पाए, लेकिन उनके जीवन और सृजन पर 2 दर्जन युवक युवतियों ने शोध किया और पीएचडी की डिग्री हासिल की। यात्री जी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कुछ सालों के लिए अतिथि आवासीय लेखक भी रहे। यद्यपि यात्री जी को छोटे बड़े कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नामचीन पुरस्कार नहीं मिल सका जिससे साहित्यतर जगत में विशेष चर्चा होने लगती है। लेकिन मुझे उनके चेहरे पर इसका कभी कोई मलाल नहीं दिखा। वे लेखों की खेमेबाजी से हमेशा दूर रहे। वे बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। बेजुबान जीव की संवेदना को भी अच्छी तरह से समझते हैं और उनसे भी बड़ा प्रेम करते रहे। कुत्तों से उनका विशेष प्रेम रहा है। वे स्थानीय स्तर पर जहाँ भी जाते पैदल ही जाते थे। अपने कंधे पर हमेशा कपड़े का एक थैला लटकाए रहते थे। उसमें एक कोई किताब और लिखने का रजिस्टर नुमा एक डायरी के अलावा कुत्तों के लिए रोटियां रहती थी। उन्हें जब भी कोई कुत्ता दिखाई देता तो उसे रोटी जरूर देते। रोटियां उन्हीं के लिए होती थी। कभी कभी तो घर से किसी कारण से उनके लिए रोटी नहीं ले जा पाते थे तो होटल से या ढाबे से खरीद कर खिलाते थे। यद्यपि यात्री जी स्थापित और बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं एक बार कहा था, मूल रूप से मैं चित्रकार हूँ। यदि मेरी किशोर अवस्था में आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो मैं चित्रकारी करता। मेरी उस समय और उसके बाद जरूरत पड़ने पर अच्छे रंगों को खरीदने की औकात नहीं थी, इसलिए चित्रकारी में रुचि लेनी बंद कर दी। यह बात उन्होंने दिल्ली के बड़े होटल में मुंबई निवासी मशहूर चित्रकार, कार्टूनिस्ट एवं साहित्यकार आबिद सुरती से कही थी। उस समय मैं भी यात्री जी के साथ था। उनके आबिद जी के साथ बड़े निकट के पुराने संबंध है। यात्री जी का चित्रकारी के प्रति दिली लगाव मुझे 2 बार देखने को मिला। एक बार होली के दिन यात्री जी हमारे घर पर आए। उस समय बच्चों द्वारा होली खेलने के कारण जमीन पर रंगों के छींटे पड़े थे।
यात्री जी ने मेरे बेटे से एक कोरा कागज मांगा। उन्होंने उस कागज को जमीन पर पड़ी सीटों पर डाला और उठाकर मुझे बेटे को दिखाते हुए कहा, देखो कितना अच्छा देश का नक्शा बना है। एक बार यात्री जी सरकारी निमंत्रण पर हिमाचल प्रदेश के पालनपुर गए थे। साथ में मुझे भी ले गए। एक सुबह पैदल घूमते हुए पहाड़ी के निकट पहुंचकर उन्होंने एक पत्थर के अंडाकार नुमा टुकड़े को उठाया और मुझसे कहा, देखो इस पर गाय का कितना अच्छा चित्र बना हुआ है। रास्ते में यात्री जी ने मेरे सवाल पर यह भी स्पष्ट किया कि नृत्य, गायन, चित्रकारी व साहित्य इत्यादि सब कला के ही अंग है। आर्थिक तंगी से मैंने चित्रकारी छोड़ लेखन का रास्ता अपना लिया, लेकिन मैं मूलतः कलाकार ही हूँ। यात्री जी के बहुत से नामचीन साहित्यकारों से दोस्ताना संबंध रहे हैं। उनमें उपेंद्रनाथ दास, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, अवधनारायण मुदगल शामिल हैं। यह सभी इस समय दुनिया में नहीं है। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जो अभी भी सक्रिय हैं। यात्री जी के सबसे ज्यादा निकट के संबंध अस्क जी से थे। यात्री जी का परिचय इलाहाबाद निवासी अस्क जी से वर्ष 1960 में हुआ था। यात्री जी अपने शिक्षा एवं साहित्यकार मित्र मनमोहन सरल की शादी में गाजियाबाद से इलाहाबाद गए थे। उस समय सरल जी भी यात्री जी के साथ गाजियाबाद के महान मिशन इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। बाद में सरल जी ने उस समय की अति प्रतिष्ठित पत्रिका धर्मयुग में राइटर साहित्यिक पत्रकारिता की थी। यात्री जी उन दिनों कविता लिखते थे और अपना नाम सेवाराम गुप्ता लिखते थे। अस्क जी ने यात्री जी को समझाया कि साहित्य में गुप्ता, शर्मा जैसे नाम नहीं चलते हैं। मेरी सलाह से अस्क जैसा कोई उपनाम रखो। इसके अलावा यह भी कहा कि कविता के बजाय कहानी और उपन्यास लिखो। अतः अस्क जी की प्रेरणा से उन्होंने अपना नाम सेवाराम गुप्ता के स्थान पर सेवाराम यात्री अर्थात शेरा यात्री और कविता के स्थान पर कहानी उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। यात्री जी का पहला उपन्यास दराजों में बंद दस्तावेज अस्क जी ने अपने नीरा प्रकाशन से छापा था। इसके बाद यात्री जी की कई पुस्तकें नीरा प्रकाशन से छपी। यात्री जी ने अस्क जी के कई इंटरव्यू लिए हैं। इनमें से एक इंटरव्यू ऑल इंडिया रेडियो के लिए करने यात्री जी गाजियाबाद से दिल्ली गए थे। मुझे भी अपने साथ दिल्ली ले गए थे। यात्री जी ने अपने प्रेरणा स्रोत अस्क जी पर एक पुस्तक उपेंद्रनाथ अस्क जीवन और सृजन शीर्षक से बड़ी आत्मीयता और सजग सहजता से लिखी है, जो साल 2013 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित हुई है। यात्री जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी जन्मस्थली सहारनपुर मुजफ्फरनगर का ग्रामीण परिवेश रही तो शिक्षा खुर्जा में हासिल की, कर्मस्थली गाजियाबाद रही तो साहित्यिक मन इलाहाबाद में रमता था। साहित्यकार ममता कालिया अक्सर कहती रही हैं कि यात्री जी रहते गाजियाबाद में थे, लेकिन उनका मन इलाहाबाद में रमता था। वे इलाहाबाद में जितने दिन अस्क जी के घर रहते थे उससे अधिक हमारे घर पर रहते थे। यात्री जी के साहित्यिक मित्र इलाहाबाद में बहुत हैं। यात्री जी को वरिष्ठ साहित्यकार अस्क जी का विशेष स्नेह मिला और मुझे यात्री जी का। यहाँ दिलचस्प यह है कि अस्क जी यात्री जी से 22 साल बड़े थे और मैं यात्री जी से 20 साल छोटा था। इसके बावजूद यात्री जी के दोनों से मित्रवत संबंध रहे। उन्होंने कभी भी अपने से छोटे को छोटा और बड़े को बड़ा नहीं समझा। मैंने हमेशा महसूस किया कि उन्हें क्लासिक हिंदी व अंग्रेजी साहित्य के अलावा नए लेखकों की रचनाएं पढ़ने, लोगों से मिलने, उनसे बातें करने और लिखने के साथ साथ परोपकार करने में सबसे अधिक आनंद मिलता था। दो शब्दों पर कहूं तो यात्री जी संत साहित्यकार हैं। यह माना जाता है कि किसी क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक अच्छा इंसान बने रहना। अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है सरल बने रहना और यात्री जी इन तीनों में सफल रहे। यात्री जी के माध्यम से मेरी मुलाकात श्री विभूति नारायण राय से भी हुई। राय साहब उस समय गाजियाबाद में पुलिस कप्तान थे। राय साहब की पत्रिका वर्तमान साहित्य उस समय इलाहाबाद से निकलती थी। राय साहब ने अपनी पत्रिका के संपादक मंडल में यात्री जी को भी जोड़े और मुझे जोड़कर उसकी व्यवस्था सौंप दी तथा उसका प्रकाशन इलाहाबाद के स्थान पर गाजियाबाद से शुरू कर दिया। वर्तमान साहित्य के कारण मेरा यात्री जी तथा राय साहब के साथ लंबा और गहरा जुड़ाव बन गया। इस लंबे सफर से संबंधित बहुत सी दिलचस्प प्रेरणादायक यादें हैं, उन पर चर्चा फिर कभी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि मैं यात्री जी के कहे को मान लेता और डायरी लिखना शुरू कर देता तो आज मेरे पास अद्भुत संस्मरण लिखने के लिए सामग्री का विशेष भंडार होता। यात्री जी के सानिध्य में से मुझे जाने अनजाने इतना मिला है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे संभव नहीं है। इनके कारण कुछ शख्सियों से मिलना, उनसे बातें करना बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इनमें महासुदन सरानी, दुर्गा भाभी, हिंदी के साहित्यकार जैनल कुमार, उपेंद्रनाथ दास, अमित अमरकांत, हृदय शेखर जोशी, कृष्णा सूर्ति, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, बाबा नागार्जुन, अवधनारायण मुदगल, रमन कालिया, ममता कालिया आदि शामिल हैं। इनके अलावा प्रतिष्ठित पत्रिका दिनमान, दैनिक नवभारत टाइम्स,
के प्रधान संपादक व टीवी चैनल आज तक के सबसे पहले प्रधान संपादक और तेज तर्रार एंकर सुरेंद्र प्रताप सिंह, जो एसपी सिंह के नाम से मशहूर थे, भी शामिल है। सबसे अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम विभूतिनारायण राय का है, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्हें मैं किसी खांचे में बांधना नहीं चाहता। राय साहब उत्तर प्रदेश कैडर के वर्ष 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डायरेक्टर जनरल पद तक पहुंचे। ईमानदार एवं तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में उनकी गिनती रही। चर्चित साहित्यकार हैं, स्तंभ लेखक हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन सबसे पहले बेहतरीन इंसान है। राय साहब का लंबा मिला सानिध्य मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इन सभी मुलाकातों के लिए मैं यात्री जी का विशेष रूप से ऋणी हूँ। इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्र करता हूँ। अंत में यही कामना करता हूँ यात्री जी सदा ही हुआ, लेकिन स्वस्थ रहे और उनका सदैव आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे लिए भी आप और राय साहब दो ही व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि हमारे जीवन में एक पता नहीं क्या पुण्य का अच्छे काल की होंगे। यहाँ आने के पीछे बहू का हाथ है। मतलब इसने इसका बार बार ये कहा कि आप जाइए और उनको खुद भेंट करिए। मैं तो चाहता ही था, लेकिन इससे ज्यादा इसका हाथ। कोई लेता कोई नहीं। लोगों को संपन्न करने के लिए भगवान कोई नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो भगवान है पूरी तरह से, इसमें कोई कमी हो। हम दिल से पहले से मानते हैं और आज खुला में बात कर रहे हैं कि वास्तव हमारे लिए भगवान है वो। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।